नमस्कार। भारतीय युवा कांग्रेस अपनी स्थापना से ही युवाओं के हक और उज्जवल भविष्य के लिए काम करती आई है। कुछ दिवस पूर्व ही भारतीय युवा कांग्रेस ने युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया था। रोजगार दो कैंपेन के तहत रिकॉर्ड सेट करती बेरोजगारी और इस वजह से युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव के लिए मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा कर जवाब मांगे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी सदैव कहा करते थे, भारत एक प्राचीन सभ्यता है लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मेरा एक सपना है, मैं भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के देशों का नेतृत्व करता मानव जाति की सेवा में देखना चाहता हूं। और यह तभी संभव है जब राष्ट्र निर्माण युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा द्वारा संचालित होगा। आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के इन्हीं सुनहरे शब्दों से प्रेरित हो भारतीय युवा कांग्रेस ने राजीव गांधी इंटर्नशिप प्रोग्राम 2020 का आयोजन किया। इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान चुने गए इंटर्न्स को वीडियो बनाने एवं शोध करने की कलाओं में मार्गदर्शन प्रदान कर उनकी इन कलाओं को और अधिक निखारा गया। साथ ही साथ इस इंटर्नशिप के तहत इंटर्न्स ने भारतीय लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखा और उन्हें करीबी से समझा। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर राजीव गांधी इंटर्नशिप प्रोग्राम 2020 के तहत भारत के विभिन्न राज्यों से चुने युवा संविधान के प्रति अपने भाव और विचार हम सभी से साझा करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं देश के युवाओं की जुबानी संविधान की बात। समानता का अधिकार नहीं होता, लोकतंत्र का आधार नहीं होता, जनता के पास मताधिकार नहीं होता, विधि के शासन का एकाधिकार नहीं होता, उन्मुक्त भारत का विचार नहीं होता, इस देश में सामंत्यवाद होता, विधान नहीं होता, यदि इस देश में भारत का संविधान नहीं होता, यदि इस देश में भारत का संविधान नहीं होता। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, भारत का संविधान देश के नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा ग्रंथ जो हमें समानता का अधिकार देता है, जो हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, जो हमें अपनी इच्छानुसार अपने जीवन यापन करने का अधिकार देता है, जो हमें शिक्षा का अधिकार देता है, जो हमें बाल श्रम के प्रतिषेध का अधिकार देता है, जो हमें अपनी व्यक्तिगत धारणा अनुसार अपने धर्म का पालन करने, धर्म का आचरण करने, धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, और तो और इन अधिकारों का पालन ना होने पर न्यायपालिका में याचिका लगाने का भी अधिकार देता है। ऐसा है हमारे भारत का संविधान। साथियों, जिस संविधान को आज समूचा भारत सबसे सर्वोपरि मानता है, पूजनीय मानता है, उस संविधान की नींव 1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भारत के लिए एक नए संविधान की मांग कर ही रख दी थी। साथियों, उस समय तो अंग्रेजी हुकूमत ने इस मांग को दबा दिया था, कुचल दिया था, परंतु साथियों, अंग्रेजी हुकूमत इस मांग के पीछे छुपे हुए विचार को कभी नहीं दबा पाई, इस विचार का कभी दमन नहीं कर पाई। और साथियों, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यह विचार और फलता फूलता गया और भी शक्तिशाली हो गया, और फिर इस विचार ने एक क्रांति का रूप धारण कर लिया, और इस क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत को भारत की सरजमी से उखाड़ फेंकने में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथियों, 9 दिसंबर 1946 इसी दिन संवैधानिक सभा की पहली बैठक प्रारंभ होती है, जिसमें पंडित नेहरू भारत की अक्षुण्णता, अखंडता और स्वायत्तता से लेकर नए भारत में सबकी समानता और एकता का प्रस्ताव संवैधानिक सभा के पटल पर रखते हैं। और साथियों, इस प्रस्ताव की स्तुति समूची सभा द्वारा की जाती है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर
इस सभा में अपना वक्तव्य रखते हुए यह कहते हैं कि आज भारत राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विभाजित हो गया है। हम छोटे छोटे समूहों में बंटकर रह गए हैं और मैं यह कबूल करता हूं कि ऐसे एक समूह का नेतृत्व मैं स्वयं करता हूं। परंतु मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि हम आने वाले समय में एक हो करके दिखाएंगे और विश्व की कोई भी ताकत, विश्व की कोई भी शक्ति हमें एक होने से नहीं रोक सकती। साथियों, संवैधानिक सभा का 5वां सत्र एक बेहद ही ऐतिहासिक दिन प्रारंभ होता है, 15 अगस्त 1947। और साथियों, पंडित नेहरू सभा में शिरकत करते हुए यह कहते हैं कि चंद मिनटों में यह असेंबली आजाद और खुद मुख्तार असेंबली हो जाएगी और नुमाइंदगी करेगी एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क की। साथियों, इसी सत्र में हमारे संविधान को लिखित रूप देने का भी कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। साथियों, हमारा संविधान जहां देश के नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, वहीं साथ ही साथ राज्य के मार्गदर्शन हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी सम्मिलित करता है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर सभा में कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर एक सरकार का यह दायित्व है कि वह इन नीति निर्देशक तत्व का पालन करे, इनका सम्मान करे। और यह नीति निर्देशक तत्व ही मापदंड है किसी भी सरकार के सफल या विफल कार्यकाल को तय करने के लिए। साथियों, हमारी संवैधानिक सभा में जितनी तीखी बहस भाषा के सवाल को लेकर हुई, उतनी तीखी बहस शायद किसी भी विषय पर नहीं हुई। साथियों, एक बुद्धिजीवी वर्ग हिंदी और केवल हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान करने की पेशकश कर रहा था और वहीं दूसरा बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजी भाषा को भी राज्य भाषा के रूप में स्वीकार करने की पैरवी कर रहा था। और साथियों, जब दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी, तब एक विशेष कमेटी का गठन किया गया और इस विशेष कमेटी ने बीच का रास्ता निकालते हुए यह निर्णय लिया कि हिंदी भाषा को तो राज्य भाषा का दर्जा दिया ही जाएगा, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा को भी 15 साल तक शासकीय प्रयोजनों में पहले की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और साथियों, देखते ही देखते यह समस्या का भी चुटकियों में निवारण हो गया। और साथियों, सबसे अंत में पारित होती है भारत के संविधान की उद्देशिका, जो कि संविधान में सबसे पहले आती है। और साथियों, इस उद्देशिका ने उस समय समूचे विश्व में यह उद्घोष कर दिया कि अब भारत संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया है। और साथियों, आखिरकार 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की मेहनत और मशक्कत के बाद संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और संविधान को पूर्ण रूप से समूचे भारत में लागू कर दिया जाता है। साथियों, आज इसी संविधान की बदौलत समूचा राष्ट्र एकता और अखंडता के सूत्र में बंधा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं संवैधानिक सभा के एक एक सदस्य का। जय हिंद, जय भारत। 1857 में पहली बार अपने संविधान के लिए उठे विचार का दफन करने के बाद 1914 में एक बार फिर गोखले जी ने अंग्रेजों के सामने अपने संविधान की बात को रखा। तब अंग्रेजों ने इस बात को ये कह के टाल दिया कि वो युद्ध के बाद इस पर विचार करें। और युद्ध के बाद उन्होंने कहा कि वे खुद भारतीयों के लिए एक नया संविधान बनाएंगे। ये बात तत्कालीन कद्दावर नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कई साथियों को नागवार हुई, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीयों के लिए संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, तभी हमारी सच्ची आजादी का सपना पूरा होगा। इसके प्रत्युत्तर में अंग्रेजों ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। ये एक्ट एक तरफ जहां विचारों के विरुद्ध था भारतीयों के, वहीं दूसरी ओर इस एक्ट की वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दूरियां और बढ़ गई। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा और वो मिशन कैबिनेट मिशन कहलाया।
कैबिनेट मिशन, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और रजवाड़ों के प्रतिनिधि का एक हिस्सा एक बार बैठक में शामिल हुआ, जहां कांग्रेस ने संपूर्ण भारत के लिए संविधान बनाने की बात को सामने रखा, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम बहुल इलाकों की मांग की और उनके लिए स्वयं संविधान बनाने की बात को रखा। इस विचार का कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर विरोध किया, क्योंकि उन्होंने एक संपूर्ण अखंड भारत के लिए संविधान बनाने का सपना संजोया था और वो इस सपने को टुकड़ों में नहीं बांटना चाहते। वैसे तो हमें फुर्सत मिलती नहीं है कि हम समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सोच विचार कर सकें, क्योंकि हम व्यस्त इतने रहते हैं, कभी किसी की मौत की गुत्थी सुलझाने में, कभी मंदिर मस्जिद बनाने में, कभी पाकिस्तान को मिटाने में, तो कभी चीन को धूल चटाने में। परंतु होता है कई बार ऐसा भी जब हम पक जाते हैं इन मुद्दों से, बोर हो जाते हैं, और ठीक उसी वक्त जब हमारा दिमाग शांत होता है, सोचने की क्षमता के साथ हमारे जहन में ये मुद्दे जरूर उठते हैं कि रोज रोज हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार क्यों होता है। क्या कारण है कि दलिताज भी दबाए जाते हैं, पिछड़े और अल्पसंख्यक आज हिंदुस्तान में अकेला महसूस कर रहे हैं। यदि इतने गंभीर सवाल हमारे मन में नहीं भी उठते हैं, तो ये जरूर सवाल उठता है कि ये लाखों युवाओं की भीड़ आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पढ़ा लिखा नौजवान आज घर बैठने को मजबूर है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और एक प्रोपेगेंडा मैसेज ठीक उसी वक्त जब ये सवाल हमारे मन में उठ रहे होते हैं, हमारे फोन तक पहुंचा दिया जाता है, जो दुनिया भर के तर्क दे करके हमें ये मनाने की कोशिश करता है कि इस बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार आरक्षण व्यवस्था है। आज हम बात करेंगे इसी बात पर कि क्या वास्तव में ऐसा है कि आरक्षण बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है? आरक्षण की व्यवस्था क्यों और कैसे हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे संविधान में की? हमारे संविधान निर्माता माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस के अधिकारों के लिए पूर्णतः सजग थे, और यही कारण था कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा के बनने के एक महीने के भीतर जो कमेटियां बनी, उनमें माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस की कमेटी शामिल थी। इसमें पूरे 72 लोग शामिल थे। कमेटी बनने के तुरंत बाद अलग अलग धर्म, जाति और उपजाति के लोगों की तरफ से सुझाव और प्रस्ताव आने लगे। किसी को हरिजन लफ्ज से आपत्ति थी, तो किसी को पूना पैक्ट से। भूमिहीनों को जमीनें चाहिए थी, तो किसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। किसी को शिक्षा के लिए विशेष बजट चाहिए था, तो किसी को अपनी जुबानों और रीति रिवाजों की रक्षा चाहिए थी। इन तमाम लोगों की आवाजों को संविधान के अंदर शामिल करने की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी संविधान सभा की थी। हमारी संविधान सभा ने बेहद जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए विस्तृत चर्चाओं और बहसों के बाद ये तय किया कि यदि हमारे समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को 10 वर्षों तक संविधान का सहारा और सुरक्षा प्रदान की जाए, तो वो लोग बाकी समाज के बराबर आ सकते हैं। परंतु सामाजिक समरसता पाना शायद 10 वर्षों का नहीं, 10 दशकों का कार्य है, क्योंकि संविधान बनाना आसान है, लोगों की मानसिकता चेंज करना बेहद मुश्किल। साथियों, धर्म के तमाम पहलुओं पर, रीति रिवाजों पर माइनॉरिटीज कमेटी के अंदर विस्तार से चर्चा हुई। सबसे गर्मागर्म चर्चा अस्पृश्यता के मुद्दे पर हुई। अनटचेबिलिटी, जो पिछले 5000 वर्षों से हमारे देश के मुंह पर कालिख के माफिक पुती हुई थी, उसे हमारी संविधान सभा ने इस घृणित छुआछूत की प्रथा को देश से बाहर निकालने का काम किया। और इस प्रकार जो लोग, जिनकी छाया पड़ना भी पाप माना जाता था, वो आज हमारे देश का निर्माण बढ़ चढ़ कर रहे थे। और उनमें सबसे अग्रणी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जगजीवन राम, मुनिस्वामी पिल्ले जैसे लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो माइनॉरिटीज कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने कमेटी के अंदर पास तमाम प्रस्तावों को संविधान सभा के सामने पेश करने का काम किया। वहां पर दोबारा से गर्मा गर्म बहसें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और इस प्रकार आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को और पिछड़ों को उनके अधिकार मिले। संविधान महज एक किताब नहीं, ये देश की आत्मा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। आजादी के आंदोलन के दौरान ज्यादातर बड़े स्वतंत्रता सेनानी कानून के जानकार थे। उन्होंने महसूस किया देश में शासन व्यवस्था के नियम तय करने की जरूरत है।
इसके लिए भारत के लोगों की एक संविधान सभा का गठन हुआ। इसके लिए अंग्रेज सरकार सहमत नहीं थी। 1935 में मांग को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, जिसका कांग्रेस ने ये कहकर विरोध किया कि इसे भारत के लोगों ने नहीं बनाया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर मांग तेज हुई। भारत के संविधान के लिए 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा बैठी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार थे सर बेनिगल नरसिंह राव। 296 चुने हुए लोग लगभग 3 साल का समय 12 सत्र 177 बैठे, तब जाकर भारत ने पाया अपना ये संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण स्थायित्व सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इसका लगभग 2/3 हिस्सा सीधे तौर पर हमारे संविधान में शामिल कर दिया। सबसे पहले संघीय न्यायपालिका, दूसरा लोक सेवा आयोग, तीसरा आपातकालीन परिस्थितियां और चौथा गवर्नर का पद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक संघीय न्यायपालिका के बारे में पूरी तरह से बताया गया है, जिसमें इसके बारे में इसके पद, कितने जज होंगे, कितनी संख्या होगी, उनका कार्यकाल, उनकी स्वतंत्रता आदि आदि का उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसके बारे में व्याख्या की गई है। तीसरा आपातकालीन परिस्थितियां, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बताया गया। तो पूरे संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो भाग 3 है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। तो मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसकी व्याख्या है। तो मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसकी व्याख्या है। मैं इसके कुछ प्रावधानों पर गौर फरमाना चाहूंगा। सबसे पहले अनुच्छेद 13, जो कि बताता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी, अर्थात भारत सरकार या राज्य ऐसे कोई नियम नहीं बनाएंगे या कानून बनाएंगे जिससे कि नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से महत्वपूर्ण चीजें ली हैं, जैसे कि एकल नागरिकता। हमारी नागरिकता पूरे देश में एक होगी। हम अमेरिका को नहीं फॉलो करते हैं, जैसे अमेरिका में वहाँ के राज्यों के अलग और देश की अलग नागरिकता, वो नहीं होगी। तो एकल नागरिकता हमने वहां से ली है। उसके बाद हमने लोकसभा और राज्यसभा, जो कि हमारे आर्टिकल 80 और 81 में है, वो भी हमने वहीं से सीधे तौर पे लिया हुआ है। हमने संसद मतलब संसदनात्मक प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली हुई है, अर्थात कि जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में संसद की व्याख्या की गई है कि एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, और ये हमने सीधे तौर पे इंग्लैंड से लिया हुआ है। भारत जो कि दुनिया ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 17 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ। ਇਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰ ਬੈਨਿਗਲ ਨਰਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸਰ ਬੈਨਿਗਲ ਨਰਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲੀ, फंडामेंटल राइट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ 1931 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ సచ్ ਹੋਈ that స్వరాజ్ ఇస్ మై బర్త్ రైట్ అండ్ ఐ షల్ హ్యావ్ ఇట్। మనందరికీ తెలుసు ఏదైనా ఒక గొడవకి 3 కారణాలు ఉండవచ్చు. ఒకటి ఉమెన్, వెల్త్ అండ్ ల్యాండ్. ఈవెన్ ద గ్రేట్ మహాభారత వార్ వాస్ ఫౌట్ ఫర్ ల్యాండ్. అది ధర్మయుద్ధం అయినప్పటికీ దాని ముఖ్య కారణం మాత్రం ల్యాండ్. అలాంటప్పుడు మన రాజులు మరియు జమీందారులు ఒక కొత్త రాజ్యాంగం కోసం వాళ్ళ స్థలాలను ఇస్తారని మనం ఎలా అనుకుంటాం? ఇవ్వరు. వాళ్ళు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని అడ్డుగా పెట్టుకొని లాని పాస్ అవ్వకుండా ఆపడం కోసం ప్రతి ఒక్క ప్రయత్నం చేశారు. దే క్లైమేట్ దట్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ వాజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. అప్పుడు డాక్టర్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నిల్చొని ఏమన్నారంటే, మూవింగ్ టు ద క్లాస్ 19, no property movable or immovable of any person or corporation shall not be taken for public use unless the law provides the payment of compensation for the property taken. అప్పుడు ఎందరో రాజులు దీనిపై ప్రశ్నించడానికి నిల్చున్నారు. ఎంత కంపెన్సేషన్ ఇస్తారు మరియు కంపెన్సేటెడ్ ల్యాండ్ ఎవరికి ఇస్తారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు. కొందరు రాజులు ఏమన్నారంటే, ఎవరో కొందరు పేదలకు న్యాయం జరగడం కోసం మనం ఎంతో మంది రాజులు మరియు జమీందారులతో కఠినంగా ఉండడం బాలేదు అని ఈ లాని పాస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఖండించారు. మరికొందరు రాజులు ఏమన్నారంటే, కేవలం కొందరు మాత్రమే అక్రమంగా హింసించి స్థలాలను సంపాదించారు, మిగతా వాళ్ళ అందరూ జీవితకాలం శ్రమించి కష్టపడి స్థలాలను సంపాదించారు. అటువంటి వారికి మీరు కేవలం ఈ కంపెన్సేషన్ ఇచ్చి న్యాయం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అని చెప్పి సభను గట్టిగా ప్రశ్నించారు. దానిపై సభలోని వారందరూ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. भारत के संविधान की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। ये तो देश का सर्वोच्च कानून है, क्योंकि इसे बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि देश के आम लोग ही हैं, और इसमें आखिरी शक्ति भी देश के आम लोगों यानी देश की जनता को ही प्रदान है। और आज संविधान दिवस के इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से राजीव गांधी इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी भी यही कोशिश थी कि हम संविधान की जागरूकता देश के सभी लोगों तक पहुंचा पाएं, खास करके युवाओं तक। और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हमने कई युवाओं को देश भर से लाकर एक मंच में साथ जोड़ा, साथ खड़ा किया और साथ लाया, और सबको संविधान के बारे में जागरूक बनाने की एक छोटी सी पहल की। इसमें हमने अनुसंधान व मनोरंजन दोनों ही तरीकों का उपयोग किया। और आज इस दिवस पर हम भी अपनी एक छोटी सी पहल के साथ आए हैं आपके पास। आशा करते हैं कि आपको ये पहल अच्छी लगेगी। धन्यवाद।